ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। आज की क्लास का ओवरव्यू, एंगल मेजर, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, को टर्मिनल एंगल्स, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पाइथागोरस थ्योरम, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो ट्रिगोनो और दूसरा मेट्रो। मेट्रो सिंपली मीन है मेज़र, किसी भी चीज़ को मेज़र करना, और ट्रिगोनो ट्राई सा मतलब है 3 और गोनो एंगल्स को बोल देते हैं। जो बेसिकली ट्रिगोनो का मतलब है 3 साइड से बनने वाली कोई भी फिगर। अब 3 साइड्स या 3 एंगल से बनने वाली कोई भी फिगर क्या है? ट्राइगोनो है। अब 3 साइड्स या 3 एंगल से बनने वाली कौन सी फिगर है? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में जो भी रहता है उसकी साइड्स या एंगल्स, साइड्स या उसके एंगल्स, साइड्स या एंगल्स की मेज़र को, दोनों के साइड और एंगल की मेज़र को हम बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं ये दोनों एंगल मेज़र। अब एंगल को हम कैसे मेज़र करते हैं? कोई दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, जब वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? एक एंगल फॉर्म होता है। An angle is formed at the intersecting point of 2 straight lines. The measure of angle is the rotation of a line about its axis. It is denoted by theta. जैसे कि हमने एक लाइन ले ली, इस लाइन को फिक्स कर दिया, A बोल दिया, यहाँ पे इसका पॉइंट O, A लाइन है। O पॉइंट को फिक्स किया और यहाँ से A से हमने रोटेट करानी शुरू की इस लाइन को, तो क्या होगा? जैसे कि जहाँ पे थोड़ी सी रोटेट करवाई तो यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएगा थीटा, फिर थोड़ी ऊपर गए, थोड़ी और रोटेट करवाई तो यहाँ पे कुछ और एंगल बन जाएगा समथिंग फाई, जो थीटा से ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से एंगल मिलते चले जाते हैं। तो अगर हम एंगल को मेज़र करें क्लॉकवाइज, जैसे ये लाइन है, इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा में, तो जो एंगल्स हैं वो रहते हैं पॉजिटिव। और अगर इनको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करें तो एंगल्स नेगेटिव रहते हैं। एन एंगल इज पॉजिटिव इफ मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वैसे ही नेगेटिव इफ मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक पूरी जो रोटेशन है, पूरी रोटेशन जहाँ से ये लाइन मूव करते करते पूरी एक राउंड पूरा करके फिर दोबारा यहाँ पे आएगी, तो ये पूरा एंगल बनेगा 360 डिग्री। एक पूरी रोटेशन को बोल देते हैं 360 डिग्री का एंगल बनता है। वैसे नेक्स्ट एंगल मेज़र दो तरीके से बेसिकली रहता है जनरली, जिसको हम पढ़ते हैं डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र। डिग्री मेज़र में क्या आता है? जैसे 360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। वहीं रेडियन में क्या रहता है? 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 180 पाई रेडियन एंड 90 1/2 रेडियन। डिग्री मेजर, द डिग्री मेजर इज द मोस्ट कॉमन एंगुलर मेजरमेंट इन दिस सिस्टम। अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक रेवोल्यूशन पूरा का पूरा इक्वल रहता है 360 डिग्री के। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट कॉल्ड 1 मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्लॉक है, मिनट तो क्लॉक में रहते हैं, क्लॉक है, ओके। क्लॉक में क्या रहता है? एक सेकंड की सुई रहती है, एक मिनट की रहती है और एक आवर की रहती है, ठीक है। अब जो ये मिनट की सुई है, हम एक और देख लेते हैं, ये मिनट की सुई है, ऐसे ये मिनट की सुई है। जब ये यहाँ से पूरा एक रिवोल्यूशन अपना पूरा रिवॉल्व करके इस पॉइंट पे दोबारा आ जाएगी, मींस वो कितने मिनट कवर करेगी? 60 मिनट। तो इस टाइम में ये जो आर एंड है, आर की सुई है, आर एंड है, ये जितना अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जैसे कि हम मान लें बोल दिया कि ये आर एंड इस पोजीशन पे है ओरिजिनली, और जब ये मिनट एंड ने अपना पूरा रेवोल्यूशन कवर किया तो जो इसकी फाइनल पोजीशन होगी और जो इसकी इनिशियल पोजीशन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसे बोला जाता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। और
फर्दर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए 360 डिग्री को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में, जिसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेंट्स। और हर एक क्वाड्रेंट की जो मेज़र रहता है या एंगल रहता है वो रहता है 90 डिग्री का, जब π/2 रेडियन। इस तरीके से ये क्वाड्रेंट को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 डिग्री, एंड थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री। नेक्स्ट रेडियन मेजरमेंट। अब रेडियन मेजरमेंट क्या है? दिस इज द अनदर मेथड ऑफ मेजरिंग द एंगल। रेडियन मेजर रिलेटेड द लेंथ ऑफ द आर्क जनरेटेड टू द साइज ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे ये सर्कल है, तो इस सर्कल का रेडियस समथिंग r होगा। तो इस r रेडियस को इसके जो सेंटर है वहाँ पे इसको फिक्स करके जैसे जैसे हम इस सर्कल के अराउंड इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक आर्क बन जाएगी कुछ एंगल थीटा पे। और जैसे ही हम इसको पूरी की पूरी 360 डिग्री पे रोटेट करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। ऐसे ये इसका सेंटर है, यहाँ पे हमने रेडियस लिया कुछ r, और जहाँ से हमने रोटेट करवाना शुरू किया, जैसे जैसे हम रोटेट करवाते जाएंगे तो ये जब पूरा आके जहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। और ये जो पूरी आर्क है ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये पूरी आर्क हम ले लिया, L बोल दिया, तो ये L किसके इक्वल हो जाएगा? L इक्वल्स टू 360 इंटू जितना उसका रेडियस होगा। ये वैसे ही है जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जितने टाइम में। हमने r रेडियस है उसको कितने पे रोटेट कराया? 360 डिग्री पे, और वो किसके इक्वल आ गया? L के। और जो 360 डिग्री है उसको हम रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल रहता है 360 डिग्री के और 2 पाई के। तो इससे क्या बन गया? 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। बस यही है रेडियन। और रेडियन में क्या रहता है? आर थीटा इक्वल्स टू एल, उसकी जितनी आर्क बनती है। जैसे थीटा जितना भी हो गया, जहाँ पे ये थीटा है, दिस इज आर, और जितना भी थीटा हम रिवॉल्व कराएंगे, रोटेट कराएंगे, जितनी ये आर्क बनेगी वो इक्वल रहेगी थीटा इक्वल्स टू आर। वैसे ही ये सर्कल बनता है, पूरी की पूरी आर्क इक्वल्स टू आर इंटू 360 और 2 पाई। वैसे यहीं से हमें क्या मिलता है? 2 पाई आर, जो क्या रहता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यहीं से हमें मिलता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, मीन्स 2 पाई जहाँ 360 हम इसको बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, फाइंड द एंगल विच इंटरसेप्ट एन आर्क 7 टाइम्स द लेंथ ऑफ रेडियन वेक्टर। अब रेडियन वेक्टर क्या रहता है? r, और आर्क लेंथ ऑफ रेडियन वेक्टर इंटरसेप्ट आर्क क्या होगी? 7 टाइम रहेगी लेंथ ऑफ द रेडियन, मीन्स L इक्वल्स टू 7 टाइम R। तो हमने फाइंड करना है एंगल, तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है? R थीटा इक्वल्स टू L। तो L यहाँ से क्या आ जाएगा? R थीटा इक्वल्स टू 7 R, विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 7। अब 7 क्या रहेगा? रेडियन। दिस इज 7 रेडियन। नेक्स्ट, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या रहते हैं? को टर्मिनल एंगल्स सिंपली वो रहते हैं जैसे कि 360 तक तो एक पूरा का पूरा क्या हो गया? रिवोल्यूशन हो गया। जैसे दिस इज, ये रहेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 0 एंगल से शुरू होकर ये पूरा पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे बन जाएगा 360 डिग्री। अब 360 तक तो इनके बीच में आ गए सारे के सारे एंगल। अब जैसे ही 360 से एक्सीड करेगा तो ये एंगल कहाँ पे जाएंगे? ये दोबारा एंगल रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। मीन्स जैसे हम बोल देते हैं कि एंगल 380 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो 380 डिग्री, या फिर हम बोल दें कि 360 प्लस 20 डिग्री।
अब ये 360 प्लस 20 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये 20 डिग्री जो है और ये 360 डिग्री जो है इनकी पोजीशन सेम रहेगी यहाँ पर कहीं। तो ये 360 और 20 डिग्री क्या दोनों क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे, को टर्मिनल जो सेम पोजीशन पर हो, आपस में कोइंसाइड करें, ठीक है। तो द रिमेनिंग एंगल्स एंड द ओरिजिनल एंगल इज कॉल्ड द को टर्मिनल एंगल्स। जो रिमेनिंग एंगल्स मीन्स इसको हम इस तरीके से ये थीटा डैश ये है ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल एंगल, और ये वाला थीटा है रिमेनिंग एंगल। हम 360 से कोई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो एंगल ऐड होगा हमारा ओरिजिनल एंगल बनाने के लिए, वो एंगल बनेगा रिमेनिंग एंगल। और दोनों एंगल जिस क्वाड्रेंट में जिस क्वाड्रेंट में एक एंगल रहेगा वही उसी क्वाड्रेंट में दूसरा एंगल भी लाई करेगा, और ये दोनों क्या रहते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 820 डिग्री। अब 820 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले तो 820 डिग्री हम देख लेते हैं कि 360 के कौन से मल्टीपल के पास में है। अगर तो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 2 के साथ तो क्या बन जाएगा 720 डिग्री। अब 720 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 820 डिग्री। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, वो 90 के डिग्री के साथ डिवाइड किए गए हैं। तो ये यहाँ तक 90 डिग्री रहेगा, तो ये क्या है 100 मीन्स ये यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। तो 90 और 180 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो ये एंगल जो है 100 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर 100 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 820 भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर इसको हम फॉर्मूला वाइज देखें तो ओरिजिनल एंगल हमारा क्या है 820 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 360 इंटू 2 प्लस 100, और ये 100 और 820 डिग्री दोनों क्या बन जाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई और 360 डिग्री दोनों इक्वल हो गए। और अगर हम देखें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा। जैसे 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 2180 पाई इक्वल्स टू पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ही 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट रहती है 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स। वैसे ही 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। अब पाई जहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए पाई इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 22/7 और 3.14, ये 2 वैल्यू रहती है पाई के लिए। एग्जाम्पल कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, जो आप खुद करके देखें। नेक्स्ट हाँ, और एक और बात, ये पाई एंड 22/7, ये पाई इक्वल्स टू 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि पाई जो है वो क्या रहता है, वो इरेशनल नंबर रहता है, और जो 22/7 है ये रेशनल नंबर में आ जाता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बस हम मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करने के लिए हम 22/7 या 3.14 जो वैल्यू है वो यूज़ करते हैं। और ये बात ध्यान में रखनी है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रैकर करता है। लेकिन 22/7 जो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं करता है, लेकिन ये रैकरिंग नंबर है, रैकर कर जाता है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है, जैसे कोस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, टैन थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये अगर हम सर्कल लें, एक यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस क्या है 1, क्वाड्रेंट, दिस इज यहाँ पे क्वाड्रेंट रहेंगे y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस,
दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर कहीं पॉइंट रहेगा P जो एंगल बनाएगा यहाँ पे थीटा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो जहाँ पे है जो 0 डिग्री एंड हेयर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 वेयर कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो इसी के बिहाफ पे ये चलता है। जैसे हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या है 1। अब यहाँ पे जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है P का, ये क्या रहेगा सम x एंड y। थीटा x की डायरेक्शन में क्या रहेगा P कोस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा जो है कोस 0 जो है वो क्या वैल्यू दे रहा है 1 वैल्यू दे रहा है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगा P साइन थीटा। P साइन थीटा मीन्स जहाँ इसको हम बोल देते हैं जो इसका रेडियस R है 1 है, तो जहाँ पे हमने 1 लिया है, जहाँ पे हम यूनिट सर्कल ना लेके अगर R भी ले लें तो ये क्या रहेगा x एक्सिस की तरफ रहेगा R कोस थीटा, y एक्सिस की तरफ रहेगा R साइन थीटा, परपेंडिकुलर साइड R साइन थीटा एंड अलोंग x एक्सिस इक्वल्स टू R कोस थीटा। यहाँ पे R साइन थीटा, x R साइन थीटा एंड y R कोस थीटा। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। ये रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इट इज अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो 3 साइड्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन रहता है वो रिलेशन को क्या बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। अब इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है? इनके बीच में रिलेशन ये रहता है कि पहले तो हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें क्या रहता है कि एक 2 साइड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मीन्स उनके बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और ये 90 डिग्री के एंगल जो बनता है इसके ऑपोजिट साइड रहती है वो रहती है हाइपोटेन्यूज, मीन्स इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड। और बाकी 2 साइड्स एक हाइट जो है इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं और एक रहता है बेस। तो यहाँ पे अगर देखें पाइथागोरस थ्योरम का सिंपली जो मीन्स है, जो उसका बोलने का मतलब है वो ये है कि जो एक स्क्वायर बनेगा हाइपोटेन्यूज पे सबसे बड़ी साइड पे एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ये स्क्वायर बनेगा, जो स्क्वायर मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल, जैसे हम इसको x बोल देते हैं। इस स्क्वायर का जो एरिया रहेगा, इस स्क्वायर का जो एरिया रहेगा वो एरिया इक्वल रहेगा बाकी दोनों साइड्स पे जो स्क्वायर बनेगा उनके सम के इक्वल। जैसे इसकी साइड हम बोल देते हैं y और इसकी साइड हम बोल देते हैं z। तो यहाँ पे हमें 3 स्क्वायर मिल गए 1, 2 एंड 3। अब जो जे स्क्वायर 1 है जे किस पे है हाइपोटेन्यूज पे, मतलब इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड के ऊपर। तो इसका जो स्क्वायर रहेगा, एरिया रहेगा इस स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 वो इक्वल रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 3। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। और अगर हम डायरेक्ट इसको देखें तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर और बेस में परपेंडिकुलर और बेस देख लेते हैं ये कैसे। हाइपोटेन्यूज का तो पता चल गया कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है उसको हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे लेंगे? ठीक है, तो जैसे कि हम जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो जो जहाँ पे हम कोई एंगल लेंगे एंगल थीटा, ये एंगल थीटा जिस भी साइड के साथ बनेगा और 90 डिग्री का एंगल और जो एंगल थीटा जिस साइड पे बनेंगे उसको हम बेस बोलेंगे, और इस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम बोलेंगे हाइट या फिर परपेंडिकुलर। ऐसे हम इसको लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम जी ठीक है। अब साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम पे कैसे वर्क करते हैं। तो साइन थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा रहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे टेन थीटा क्या है, साइन अपॉन कोस, तो इनको जब डिवाइड कर देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा। वैसे ही अदर टू रहते हैं कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा क्या रहता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैसे ही सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन कोस थीटा रहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा का बन जाएगा कोट थीटा। अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो टेन थीटा का तो कोट थीटा के इक्वल, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक सिंपल सा इसको याद करने का है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये छोटा सा है, इसको याद करने के लिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि ये बन गया साइन के लिए कोस एंड टेन, साइन का क्या रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड दिस इज कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही हम देखें अगर तो जो हमने क्वाड्रेंट किए थे, हाँ ये रहे क्वाड्रेंट देखे थे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे जो सारे के सारे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन कोसीकेंट सीकेंट और कोट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसीकेंट भी पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट ये पॉजिटिव रहते हैं। और इसको भी हम याद कर सकते हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, कि सब स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं। जहाँ फिर हम याद कर सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड से क्या हो गया, ए से ऑल पॉजिटिव, एज स्कूल जहाँ शुगर से हो गया साइन पॉजिटिव, साइन से साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और टी से टू से हो गया टेन पॉजिटिव, और कॉलेज जहाँ कॉफ़ी से हो गया कोस पॉजिटिव। का चार्ट रहेगा, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो साइन की 0 पे 0, पाई बाय 6 पे 1/2, एंड पाई बाय 4 पे 1/√2, पाई बाय 3 पे √3/2। ये साइन की वैल्यू चलती कैसे हैं, ये चलती हैं n, जहाँ इसको हम बोल देते हैं a n अपॉन 4, n अपॉन 4 का अंडर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यूनियन 0, नेचुरल नंबर्स और 0 इसकी 0 भी इसके साथ आएगी। जैसे कि पहले हमने n को 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई 0, देन पुट किया n नेचुरल नंबर 1 तो वैल्यू क्या आ गई 1/4 रूट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। वैसे ही हमने 2 पुट किया तो ये क्या बन गया 2/4 अंडर रूट 1/2 रूट। वैसे ही 3 पुट किया तो ये बन जाएगा, 4 पुट किया तो 1 बन जाएगा। ये इसकी वैल्यू रहती है n/4 अंडर रूट, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। और कोस जो है वो उल्टा चलता है साइन के, इसको हम ग्राफ से समझते हैं अच्छे से, और बाकी इसके जो फॉर्मूला हैं वो किसी भी बुक से मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका ग्राफ से समझते हैं। जो इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है, जो इसका सबसे मेन हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके ग्राफ्स। तो साइन फंक्शन, सबसे पहले साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या हमने पढ़ा, साइन फंक्शन की जो वैल्यू देता है 0 पर 0। जैसे ही ये 0 से π/2 की तरफ बढ़ता है, एंगल की तरफ बढ़ता है, तो ये वैल्यू इंक्रीज करता है।
0 से π/2 पे आते आते इसकी वैल्यू हो जाती है 1। जैसे ही ये π/2 से पाई की ओर बढ़ता है फिर ये दोबारा डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है और पाई पे इसकी वैल्यू हो जाती है दोबारा से 0। जैसे पाई से बढ़ता है तब इसका पाई से 3π/2 तो ये नेगेटिव तरफ जाना शुरू कर देता है, -1 पर जाके रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पता चला कि जो मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी ले रहा है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी ले रहा है ये -1। मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 1, मिनिमम वैल्यू ले रहा है -1 और ये ऐसे ही चलता रहता है जैसे कि हमारी पल्स चलती है, तो ऐसे ही चलता रहता है ये। तो इसका अगर हम देखें पीरियड मीन्स कि वो कितने टाइम या कितनी वैल्यू के बाद खुद को रिपीट करता है कोई फंक्शन, वो इसके पीरियड में रहता है। तो इसका पीरियड क्या रहता है, ये कितने टाइम के बाद अपनी खुद की वैल्यू रिपीट करता है। जैसे 0 पे 0 है तो यहाँ पे 1 हुई, पाई पे आके फिर 0 हो गई, फिर अगर पाई से इंक्रीज़ किया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। मीन्स ये वैल्यू जो है और दोबारा इधर की वाली वैल्यू जो सारी डिफरेंट है वो पॉजिटिव आएंगी, ये सारी नेगेटिव आएगी। और जैसे ही 2π को ये क्रॉस करेगा फिर से ये वैल्यू पॉजिटिव देना शुरू कर जाएगा और 5π/2 पे जाके ये वैल्यू 1 देगा और फिर से ऐसे ही चलता जाएगा। तो मीन्स जैसे ये 0 to 2π तक वैल्यू देगा और 2π के बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा। वैसे ही इधर देखो -π/2 से इसने वैल्यू दी हमें 0 तक, ये वाली 0 तक वैल्यू दी और फिर से यहाँ से 0 से इसने वैल्यू क्या कर दी, ये वाली वैल्यू रिपीट करनी शुरू कर दी। तो इसका पीरियड क्या होगा, ये कितने टाइम के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है, 2π पीरियड के बाद, 2π की वैल्यू के बाद, 2π वैल्यू के बाद, एंगल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसका पीरियड क्या रहेगा 2π। अब इसकी डोमेन क्या रहेगी, डोमेन वो जो इसमें हम वैल्यू साइन x में जो हम x पुट कर सकते हैं, जहाँ पे इस फंक्शन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम अगर देखें तो ये फंक्शन ऐसे ही चलता रहता है, इसको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो इस वजह से इसकी डोमेन क्या बन जाती है, पूरी की पूरी R, क्योंकि हम रियल वैल्यूज़ की ही बात कर रहे हैं। तो इसकी पूरी की पूरी डोमेन बन जाएगी R। वैसे ही अगर रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है और ये मिनिमम वैल्यू क्या लेता है। ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है 1 और मिनिमम इसकी वैल्यू रहती है -1। इसके -1 के नीचे ये नहीं जाता और 1 के ऊपर ये नहीं जाता। तो इसकी रेंज बन जाएगी वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल्स, मीन्स एंड पॉइंट्स दोनों इसके बीच में इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोस फंक्शन की। तो कोस फंक्शन क्या है कि ये साइन के उल्टा चलता है। जहाँ पे साइन 0 वैल्यू देता है 0 पर, वहाँ पे ये वैल्यू देता है 1, और जहाँ पे साइन 1 वैल्यू देता है वहाँ पे ये वैल्यू देता है 0। यहाँ पे रहेगा π/2, यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1 और यहाँ पे वैल्यू रहेगी -1। तो सेम साइन की तरह यहाँ पे क्या है -π, यहाँ पे जो वैल्यू देगा ये वाली सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू और ये वाली सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक कर्व बनाई जिसमें वैल्यूज़ दी, और जैसे ही इस पॉइंट पर पहुँचा, जैसे भी इस पॉइंट पर 3π/2 पर पहुँचेगा, ये फिर से वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसका भी क्या हो गया -π to π, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया π और ये एक और पाई। तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा 2π। अब इसकी डोमेन क्या रहेगी, इसको भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसकी भी डोमेन पूरी की पूरी हो जाएगी रियल वैल्यूज़, और इसकी रेंज में आ जाएगा, रेंज इसकी भी साइन फंक्शन की तरह सेम रहेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है 1, मिनिमम वैल्यू रहती है -1। तो इसकी वैल्यू रेंज क्या हो जाएगी 1 and -1। नेक्स्ट अगर बात करें टेंजेंट फंक्शन की, तो टेंजेंट फंक्शन क्या है कि टेंजेंट फंक्शन जो है वो रहता क्या है, tan थीटा और tan x अगर हम बोलते तो ये रहता है sin x अपॉन cos ऑफ x। अब सबसे पहले इसके पीरियड की बात कर देते हैं कि ये जो है वो कितने टाइम के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। अब जैसे ग्राफ में देखें तो पहले तो इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं कि जैसे
साइन जो है वो 0 पर क्या रहता है, 0 रहता है। तो tan भी 0 पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 डिग्री पर 0 रहेगा, tan 0 इक्वल्स टू 0। और जैसे ही tan जो है वो π/2 हो जाएगा, π/2 की तरफ जाएगा, तो ये क्या अप्रोच कर जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि π/2 पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। और जब भी समथिंग नॉन ज़ीरो वैल्यू अपॉन 0 वैल्यू हो जाए तो ये क्या बन जाती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जहाँ हम इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं कि जो ये वैल्यू है वो क्या है, डिफाइन नहीं है। साइन π/2 पे 1 देगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/0। तो ये π/2 पे डिफाइन नहीं रहेगी। वैसे ही 0 पर तो वैल्यू ये 0 दे रहा है, और जैसे ही π/2 की तरफ बढ़ेगा ये चला जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। जो π/2 की तरफ π/2 को टच नहीं करेगा, π/2 वैल्यू नहीं लेगा, उसको अप्रोच करेगा, और जैसे ही उसको अप्रोच करेगा वो चला जाएगा उसके नेबरहुड में, चला जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। π/2 वैल्यू वो π/2 पे जो tan है वो डिफाइन नहीं रहता। वैसे ही -π/2 पे वो डिफाइन नहीं रहेगा, वो चला जाएगा इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या हो गया कि -π/2 और π/2, इसके बाद अगर देखें तो दोबारा से ये इनफाइनाइट से वैल्यू लेना शुरू कर देता है, दोबारा से ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसका पीरियड क्या रहेगा, -π/2, ये लेंथ कितनी हो गई, π/2, और 0 to π/2 ये लेंथ कितनी हो गई, π/2। मीन्स इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 इक्वल्स टू π। और इसकी डोमेन में क्या एलिमेंट्स आएंगे, अब डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे जिसमें इस tan x को कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। और अगर तो हम x पुट करते जाएं तो हमें वैल्यू मिलती जाएंगी तब तक जब तक कि x जो है वो क्या हो जाए, π/2 ना हो जाए, -π/2 ना हो जाए, या 3π/2। इन वैल्यू पर ये फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इन सब वैल्यूज़ को छोड़कर जो इसकी बाकी सारा रियल लाइन जो है वो इसकी डोमेन में आएगा। तो इसकी डोमेन में क्या आ जाएगा, r रियल लाइन, और इसमें माइनस हो जाएगा 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इंटीजर, जिसकी डोमेन बन जाएगी। और इसकी रेंज में क्या आएगा, इसकी रेंज में आ जाएगा पूरा का पूरा r। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी इनफाइनाइट से लेके इन्फिनिटी से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यूज ले रहा है, दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कोसेकेंट फंक्शन। कोसेकेंट फंक्शन क्या है, कोसेकेंट फंक्शन क्या रहता है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ x। तो इसकी अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ x रहता है, तो इसकी अगर हम बात करें पीरियड की, तो ये साइन की तरह ही 2π इसका पीरियड रहेगा। इसके ग्राफ से भी अगर देखें तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कोसेकेंट की वैल्यूज़ जो है वो कैसी रहेंगी। इसका रेसिप्रोकल है साइन x पे, मींस जिस वैल्यू पर साइन x इक्वल्स टू 0 रहेगा वहाँ पे ये कोसेकेंट x जो है वो डिफाइन नहीं रहेगा। तो साइन x 0 किस किस पर रहता है, एक तो 0 पर, दूसरा पाई पर, 2π, -π, -2π। मीन्स इन जैसी सारी की सारी 3π, 4π, 7π, इन सारी वैल्यूज़ पर जो साइन है वो 0 वैल्यू देगा। और अगर साइन 0 वैल्यू देगा तो इन सारी वैल्यूज़ पर कोसेकेंट जो है वो डिफाइन भी नहीं रहेगा। तो यहीं पर देख लेते हैं इसके ग्राफ पर ही कि 90 पे ये कौन सी क्या वैल्यू दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। और जैसे ही 90 से एक्सीड करता है तो ये इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। जैसे ही जो पाई के करीब जाता है ये इनफाइनाइट चला जाता है, ये डिफाइन नहीं रहता फंक्शन। वैसे ही जब 90 से नीचे आए तो फिर से इंक्रीज़ करता है, और 0 की तरफ आते आते ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। ये एक पैराबोला की शेप बनाता है। तो पैराबोला की शेप तो बनाता है, लेकिन ये वैल्यू और ये फंक्शन, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ देंगे, और इस पाई से लेके इस पाई तक ये वैल्यूज़ अलग अलग देंगे। और जैसे ही इस पाई को आगे इंक्रीज़ करेंगे हम एंगल, तो ये वैल्यू फिर से क्या करेगा, यही वैल्यू यहाँ से ही वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो इसका भी
जो पीरियड है वो 2 पाई रहेगा, ठीक है, 2 पाई हो गया। तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, मेन है जो इसकी डोमेन, इसके डोमेन में एलिमेंट कौन से आएंगे, इसकी डोमेन में सारा का सारा आर आएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है। ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, 0 पे, पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे, 2 पाई पे। तो ये इसको छोड़ेंगे हम, क्या छोड़ेंगे, n पाई इसको छोड़ के बाकी सारे का सारा आर इसकी डोमेन में आ जाएगा, वेयर n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। सिमिलरली इसकी रेंज जो है वो क्या आएगी, रेंज इसकी आएगी। अब यहाँ से ग्राफ से देख लेते हैं कि जो सारी की सारी आर माइनस इन्फिनिट जो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इन्फिनिट ही है यहाँ पे, इनफाइनाइट है, कहाँ पर आ रहा है, इनफाइनाइट से लेके 1 की तरफ आ रहा है, फिर 1 से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। वहीं सिमिलरली यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से आ गया -1 पर, फिर -1 पर से कहाँ चला गया, माइनस इनफाइनाइट पे। तो इसमें जो इसकी रेंज होगी वो क्या रहेगी, वो पूरी की पूरी आर रहेगी, बस कौन सी वैल्यू छोड़ के, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं 1, -1 और 1 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ के बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी रेंज में रहेंगी। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मींस जो एंड पॉइंट्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो इसकी रेंज में आएंगे। नेक्स्ट सीकेंट फंक्शन। अब सीकेंट फंक्शन क्या है, सीकेंट फंक्शन है रेसिप्रोकल ऑफ कोस फंक्शन। अब इसकी पीरियड सेम कोस फंक्शन की तरह रहेगा 2 पाई, और इसकी डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में वो एलिमेंट्स आएंगे जहाँ पे इस फंक्शन को जो फंक्शन डिफाइन हो, और ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफाइन है, जहाँ पे कोस एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब पहले देख लेते हैं कि कोस एक्स जो है वो इक्वल्स टू 0 किन पर है। कोस एक्स जो है वो इक्वल्स टू 0 है 2n+1 π/2 पे। मीन्स कोस एक्स जो है वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जो फंक्शन जो है वो डिफाइन रहेगा। अब ये वैल्यू कौन सी होती हैं, जैसे π/2 हो गया, -π/2 हो गया, -3π/2 हो गया और 3π/2 हो गया। तो इसकी डोमेन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, डोमेन इसकी वैसे ही इनफाइनाइट से डोमेन में क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट ले रहा है, बस इन पॉइंट पर क्या कर रहा है, जे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मींस डिफाइन नहीं हो रहा। तो सारी की सारी आर आ जाएगी, बस इसमें से हम माइनस कर देंगे 2n+1 π/2, ये इसकी डोमेन में नहीं रहेगा। और इसकी रेंज जो है वो भी क्या रहेगी, पूरी की पूरी आर रहेगी, बस वो वाले एलिमेंट नहीं रहेंगे जो इस -1 और 1 के बीच में आ रहे हैं। मीन्स इसमें से भी हम निकाल देंगे ओपन इंटरवल 1 and -1 and 1। नेक्स्ट कोट थीटा। अब कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। कोट थीटा में कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, जहाँ पे tan थीटा है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका पीरियड सेम tan की तरह रहेगा पाई, और डोमेन में एलिमेंट्स वो आए जाएंगे जहाँ पे tan थीटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब tan थीटा जो है वो 0 के इक्वल कहाँ होता है, वो 0 के इक्वल वहाँ होता है जहाँ पे जहाँ पे साइन जो है, साइन थीटा जो है वो 0 के इक्वल रहता है। तो ये साइन थीटा कहाँ पे 0 के इक्वल रहता है, 0 पे, पाई, -पाई, 2 पाई, -2 पाई, ये सारी वैल्यूज है। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे, थीटा हो गया यहाँ पे n पाई। तो जब थीटा n पाई होगा तब tan थीटा जो है वो इक्वल्स टू 0 रहेगा, और जब tan थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो कोट थीटा है वो डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 0 है, 0 पे ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और -पाई है, यहाँ पे क्या जा रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। मींस जो 0 हो गया, पाई हो गया, -पाई हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू, ये फंक्शन जो है वैल्यू अपनी डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो इसकी डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, पूरी की पूरी आर आ जाएगी, बस वहाँ पे वो हम इसमें एलिमेंट एलिमिनेट करेंगे
जहाँ जहाँ पे ये अपनी वैल्यू नहीं देगा, जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है, n पाई पर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इसकी रेंज क्या है, रेंज इसकी पूरी की पूरी r हो जाएगी, जैसे कि tan थीटा की पूरी r इसमें इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।